सच, साहस, सरोकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर सपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, सपा ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि संभल से शफीकुर रहमान बर्क को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। ये बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी, जहां एक बार फिर से डिंपल यादव को मैनपुरी से सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। एटा से देवेश शाक्य का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें सपा अपने प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए गए हैं। खीरी से उत्कर्ष वर्मा सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पहली लिस्ट जारी करते ही चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सपा की ये जो पहली लिस्ट सामने आई है, इनमें से ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनका दावा पूरी तरह से पक्का है कि इस बार वो सीट उन्हीं के खाते में जानी है? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो भी सूची जारी की गई, इसमें पीडीए का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी का जो आधिकारिक जो पत्र हुआ करता था, उस पर ये सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के ट्वीट और फेसबुक अकाउंट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वो प्रत्याशियों के नाम है, 16 प्रत्याशी, जिनकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी और संभवतः इनकी पहले सूची जारी करके समाजवादी पार्टी ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि उसकी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि बात यह है कि इसमें भी कहीं ना कहीं यादव परिवार के 4 सदस्यों का नाम आप देख सकती हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव की बात की जाए, मैनपुरी से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है डिंपल यादव, उनका नाम इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव मैदान में है। जहां तक बात की जाए उन्नाव की, तो अनु टंडन का नाम इसमें है। ये लगभग तय माना जाता था कि अनु टंडन वहां से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार वो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। रविदास मेहरोत्रा को लेकर के प्राइम टीवी ने पहले ही बताया था कि उनके नाम की घोषणा की जा चुकी है। अखिलेश यादव जब बैठक ले रहे थे, उसमें उनके नाम की घोषणा की थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातीय और स्थानीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रत्याशियों पर विस्तृत चर्चा तब की जाती है किरण, जब दूसरे दलों के भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। वह आखिरी वक्त में भी कई ऐसे हालात होते हैं। हाँ, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा और फैजाबाद से जो पूर्व मंत्री हैं अखिलेश सरकार के अवधेश प्रसाद को भी मौका दिया गया है। मैं जो बातें कह रहा था कि जब सारे सियासी दलों के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है, उसके बाद भी आखिरी वक्त में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन 16 प्रत्याशियों की पहले सूची जारी कर दी है और इन्हें क्षेत्र में जाने का निर्देश भी मिल गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने स्तर से कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती हुई नजर आ रही है। संजय जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि क्या इन 16 नामों के सामने आने के बाद से एक बार फिर इंडिया गठबंधन में घमासान मच सकता है? क्योंकि जिस तरह से सपा ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी सपा अपनी पहली सूची जारी कर देगी। देखिए किरण, अभी फिलहाल जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम 16 देखने को मिल रहे हैं, उस पर कांग्रेस को लेकर के कहीं भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ही सीधे टक्कर में रहने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बातचीत का दौर जारी है। एक बार आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने 11 प्रत्याशी कांग्रेस के उतारने की बात अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी। उसके बाद सारे प्रवक्ताओं को मनाही भी कर दी गई थी कि इस पर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का बीच का रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो डिमांड है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो 20 सीटों का दावा कर रही है ये उत्तर प्रदेश में। हमें लगता है कि जो हालात देखने को मिल रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ जो कुछ हुआ,
इन सब को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि अंतिम रूप से क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि जिन 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उसमें कहीं भी कांग्रेस के साथ कोई विवाद की स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत रही है पिछले चुनावों में भी और उनको ही प्रथम चरण में स्थान दिया गया है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। तो ये बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर सपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क के साथ ही डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है, धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। सपा की इस सूची के सामने आने से लगातार कई लोग चौंक भी गए हैं, वहीं सियासी सरगर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैनपुरी से एक बार सपा फिर डिंपल यादव को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारियों में है, वहीं एटा से देवेश शाक्य सपा प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए गए हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव के नाम सपा की ये सीट घोषित की गई है, यानी बदायूं से अब एक बार फिर सपा की इस लिस्ट में धौरहरा सहित संभल और मैनपुरी हर जगह के लिए प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। 16 ऐसे प्रत्याशियों के नाम अब सामने हैं जो लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोकने को तैयार हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट मिला है, वहीं पर संभल से शफीकुर रहमान बर्क का नाम सामने आ रहा है, मैनपुरी से डिंपल यादव तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। एटा से देवेश शाक्य का नाम सामने आ रहा है। खीरी से सपा ने उत्कर्ष वर्मा को लोकसभा चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। तमाम सियासी अटकलों के बीच सपा ने एक जोरदार झटका देते हुए अपने लिए लोकसभा चुनाव के 16 प्रत्याशियों की घोषणा करके एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए सपा की पहली सूची सामने आ चुकी है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें खीरी से उत्कर्ष वर्मा, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, धौरहरा से आनंद भदौरिया को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव का नाम सामने आ रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव एक बार फिर चुनावी अखाड़े में होंगी, संभल से शफीकुर रहमान फिर एक बार चुनावी दंगल लड़ेंगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा प्रत्याशी होंगे, वहीं एटा से देवेश शाक्य सपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव की जंग में रहेंगे। लगातार इंडिया गठबंधन, भाजपा, एनडीए, लगातार इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचेगा। इसके बाद सपा ने आरएलडी के साथ 7 सीटों पर समझौता किया और अब सपा ने सबसे पहले 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए एक बड़ा झटका दिया है और इस लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान बर्क का नाम सामने आया है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है। एटा से देवेश शाक्य अपनी लोकसभा में दावेदारी ठोकेंगे, वहीं डिंपल यादव के नाम मैनपुरी की सीट आई है। खीरी से उत्कर्ष वर्मा सपा प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए गए हैं। धौरहरा से आनंद भदौरिया चुनावी मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए एटा से देवेश शाक्य का नाम सामने आ रहा है। इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, जिसमें बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने है, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, वहीं संभल से शफीकुर रहमान बर्क को सपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। सपा का कहना है कि ये चुनाव इस बार पीडीए के नाम होगा
और लगातार सपा अपनी चुनावी दावेदारी को और मजबूत करते हुए सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे थे कि 80 सीटों पर सपा काफी मजबूत दावेदारी के साथ उतरेगी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, जिस तरह से सपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है और आज ही सपा ने अपने एक नेता को निष्कासित भी किया है, तो क्या मानकर चलें कि सपा अपनी ओर से पूरी तरह लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है? यहाँ पर चुनाव पास में आ चुका है और अगर यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक रस्साकसी का दौर चलता था कि पहले प्रत्याशी घोषित कौन करेगा, और हमेशा देखने वाली बात रही है कि यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर इंतजार करती रहती थी कि यार समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर हम प्रत्याशी घोषित करें, और देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल चुनाव के आखिरी समय में यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करती भी है। पर फिर उससे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, समय भी दिया है क्योंकि यहाँ पर चुनाव पास आ चुका है, 2.5 महीने का समय यहाँ पर चुनाव में बचा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर तैयारी करनी है और पीडीए के बीच में यहाँ पर एक पैठ बनानी है और वोटरों को अपने साथ में लेकर आना, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषणा है वो बहुत जरूरी हो जाती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने तय रखी है कि होगा पीडीए के नाम आपकी एकजुट मतदान, जिस तरह से पीडीए को लगातार अखिलेश यादव आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगातार पीडीए को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वो इनके जो लिस्ट जारी हुई है उसके हम लेटर हेड देखेंगे, उसमें भी यही नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समय आ चुका है और यहाँ पर लिस्ट अगर जारी हो रही है तो कोई इसमें अटरज वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के लिए तैयारी के लिए समय भी चाहिए। खासतौर से यहाँ पर लड़ाई बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर 2024 चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव है, चूंकि आम चुनाव है, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम पार्टियों का मगज भी तय होना है और यहाँ पर पार्टी को ये भी समझना होगा कि जिस वर्ग को लेकर हम काम कर रहे हैं, पीडीए को लेकर हम बात कर रहे हैं, पीडीए ने हमारा कितना। गौरव जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से आज सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 16 लोकसभा प्रत्याशियों का नाम घोषित है, पार्टी किस तरह की तैयारियों में अब आगे जुटी हुई है? देखिए, भाजपा डर गई और मर गई, दोनों चीजें आज स्पष्ट हो गई। हमारे 16 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है जी, शेष जो बचे हैं वो भी कंप्लीट हैं। हमने प्रत्याशी अपने तय कर लिए हैं, लिस्टें निकालना बाकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरीके का कोई किसी भी तरीके से कोई संदेह नहीं है समाजवादी पार्टी में, सब ऑल इज वेल है, गठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन भाजपा डर गई और आज मर गई। इस बात को मैं इसलिए 2 बार बोला कि जिस तरह चंडीगढ़ में आज बीजेपी का डर कि कांग्रेस और आप पार्टी के मेयर का चुनाव जीता हुआ, उसको बीजेपी ने उनके 8 वोटों को रद्द करके चुनाव जीत लिया। पूरा देश हतप्रभ है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना बड़ा चेहरा है, बीजेपी का संगठन कितना बड़ा है कि एक मेयर का चुनाव इतनी बेईमानी से जीत लिया। तो ये भाजपा का डर है। और आज हमारी जो लिस्ट आई है उसमें आपके मेरे ख्याल से किसी विश्लेषक ने इस बात को कहा, आपके रिपोर्टर या किसी व्यक्ति ने कहा कि पीडीए फार्मूला देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पे चुनाव लड़ेगी। वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ी जातियों को, जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको नहीं सरकार में व्यवस्था मिल पाई, जिनको नहीं प्रतिनिधित्व मिल पाया, समाजवादी पार्टी उन लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। और मैं तो आगाह कर रहा हूं आपके चैनल से, मनोज जी, हम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जुड़ रहे हैं। संजय जी, सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी का कहना है कि भाजपा डर गई, भाजपा मर गई, और ये जो 16 लोगों की लिस्ट सामने आई है इससे भाजपा को बहुत बुरा झटका लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अपनी लिस्ट निकाल के दूसरों को झटका देना, ये समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को झटका ही दे रही है। अभी सीटें तय नहीं हुई और गठबंधन के लोग अपने हिसाब से अगर सीट डिक्लेयर करने लगे हैं तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इंडी गठबंधन में एक दूसरे को झटका दिया जा रहा है। रही बात पीडीए की बात करने वालों की, तो पीडीए की बात करने वाले पीडीए के रिप्रेजेंटेटिव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। ये पीडीए के सबसे बड़े नेता को देश के नेतृत्व से हटाने की बात कर रहा है। तो यानी कि ये पीडीए भी अपने आधार पर ही चुनौती दे रहा है, जो उसका आधार है उसी को खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये
आपस में एक दूसरे को झटका दे रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसे झटके इनको अभी मिलेंगे, बिहार में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में भी बड़े झटके मिलने की तैयारी है। निश्चित रूप से उन्हें इंतजार करना चाहिए। मनोज जी, भाजपा प्रवक्ता संजय जी का कहना है कि इस लिस्ट के आने से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि आप लोग खुद ही अपना जो गठबंधन है उसे ही झटका दे रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? अरे कोई ज्योतिष है या अंतर्यामी है? क्या है ये संजय चौधरी? अरे कम से कम ये तो बताओ, हमारी कांग्रेस की सीटों पे बात नहीं हुई, देख आए थे क्या? सपने में आई थी क्या लिस्ट है? काहे के लिए बेचैन हताश हो? आज चंडीगढ़ में जो लोकतंत्र की खंजर भोग के हत्या की है ना, ईश्वर भगवान राम भी तुमको नहीं माफ करने वाले, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी को इस पाप का घड़ा जो है उभर गया है। अब ईश्वर के चरणों में जगह नहीं मिलने वाली, जिस तरीके से अपमान कर रहे हो लोकतंत्र का। बेईमान पार्टी अगर कोई इस पूरे हिंदुस्तान में है तो भाजपा है, और उस बेईमानी का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दम्भ से कह रहा हूँ। इतना बेईमान प्रधानमंत्री जो विपक्ष के लोगों को जीती हुई सीटों को जीतने नहीं देना चाहता, और बनता है अपने आप को विश्वगुरु नेता बनता है। और पिछड़े की बात करी आपने, नकली पिछड़ा प्रधानमंत्री है, नकली पिछड़ा, जिसने पिछड़ों को अधिकारों को खा लिया, डकार गया, अजगर की तरह डकार गया। इसलिए जनता जाग गई है। और याद रखिएगा, आपका कोई चलने वाला नहीं है फंडा। आज चंडीगढ़ के चुनाव के परिणाम ने इस बात को जनता के अंदर आक्रोशित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश में चुनाव बेईमानी से जीतते हुए आए थे। जनता बेईमानी करने का मौका नहीं देगी। बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, सुन लो, अगर बेईमानी हुई तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, क्रांति होगी, क्रांति। और आप इसी देश में रहते हो, अमेरिका में नहीं बैठे हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो लोकतंत्र की हत्या है, भाजपा के लोग ध्यान रखें। मनोज जी, इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। संजय जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। संजय जी, सपा प्रवक्ता ने चंडीगढ़ का जिक्र किया, पीएम को बेईमान कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। यही समाजवादी पार्टी है जिसमें समाजवादी पार्टी के कर्णधार अखिलेश यादव अपने पिता को जबरन सत्ता पर हटाकर औरंगजेब की तरह सत्ता पर कब्जा करते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये पूरे भारत में, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने सरेआम अपनी आंखों से खुलेआम देखा है। तो सत्ता पर कब्जा करने वाले लोग जब अपने पिता की सत्ता पर जबरन कब्जा करते हैं तो उनका चरित्र पूरे देश में साफ साफ दिखाई देता है। और ये वही लोग हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेसियों का आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट तक इनका मामला गया। तो इनकी स्थिति यही है, यही इनकी हताशा है कि ये पीडीए बनाकर पिछड़ों के, दलितों की बात करते हुए पिछड़े प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो पिछड़े होते हुए भी पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये परिवारवादी दलों को रास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इनकी ये बौखलाहट है। मुझे लगता है कि जनता। संजय जी, आप परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन सपा का तो साफ कहना है कि वो पीडीए फॉर्मूला पे काम कर रही है, हर किसी को मौका दिया जा रहा है। देखिए, पीडीए किस लिए बना है? पीडीए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तो बना है। नरेंद्र मोदी क्या पीडीए के अंग नहीं है? क्या वे पिछड़े नहीं है? देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों और दलितों के लिए का प्रतिनिधित्व तो इसी मंत्रिमंडल में है। तो ये वही लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता आने पर परिवार के लोगों को ही एडजस्ट करते हैं, उन्हीं को सत्ता देते हैं। इसीलिए जनता इन्हें बार बार लगातार चुनाव दर चुनाव इन्हें हटा रही है, इनको सत्ता नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि ये इनकी मानसिक जो स्थिति है उसका परिचायक है। लेकिन पीडीए बनाकर पीडीए के प्रतिनिधित्व नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, जो गरीब की कल्याण की बात करते हैं, उन्हें नहीं हटाया जा सकता। हर तरफ से ये कमजोर हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सीटों की बात करने वाले देखिए, कल ही
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य है कि इनकी दी हुई सीटें हमें स्वीकार नहीं है। तो ये आपस में इनका इस प्रकार का द्वंद्व है, हर दिन और कमजोर होते जा रहे हैं। सपा के जो साथी दल थे वो राजभर हो सकते हैं, निषाद पार्टी हो सकती है, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी उनके साथ थी, ये इनका साथ लगातार छोड़ते जा रहे हैं, ये और कमजोर होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है यही इनकी हताशा है कि गरीब का कल्याण न हो पाए, परिवार का कल्याण होता रहे, इसीलिए ये परिवार कल्याण का कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और जनता इन्हें अस्वीकार कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आईपीएस अफसरों के स्थानांतरण होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसरों को अब नई तैनाती मिली है, जहां लगातार प्रदेश भर में प्रमोशन और तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आईपीएस अफसरों के भी स्थानांतरण होने की खबर सामने आई है। लखनऊ में टावर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बुरी तरह से भभककर एक टावर जलने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला आशियाना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक टावर में आग लग गई और आग लगने से आसपास के पूरे माहौल में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। योगी मंत्रिमंडल सदस्यों का कार्यक्रम स्थगित होने की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, 1 फरवरी को मंत्रियों का दर्शन कार्यक्रम अयोध्या के लिए तय हुआ था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भक्तों की सुविधा में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसी वजह से इन सभी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की इस पूरे दौरे को स्थगित कर दिया गया है। 11 फरवरी को अब अयोध्या पहुंच सकता है ये मंत्रिमंडल। अयोध्या पहुंचने वाले मंत्रिमंडल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को मंत्री अयोध्या पहुंचने वाले थे रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी मंत्रियों का जो दर्शन का कार्यक्रम तय हुआ था उसे टाल दिया गया है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये किस तरह की अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन अचानक ही इसे कैंसिल कर दिया गया। कि इसमें 3 वजह जो है वो कहीं कहीं है कार्यक्रम को कैंसिल करने के पीछे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहली वजह जो है वो किरण ये है कि इस वक्त रामलला के दर्शन रोजाना लाखों की तादाद में लोग कर रहे हैं, और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ उनका मंत्रिमंडल जाता तो जाहिर बात दिक्कत उन राम भक्तों को होती जो दूर दूर से दर्शन करने, चाहे वो विदेशों से है या देश के अन्य कोनों से है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से फिर उनको रोका जाता। दूसरा कारण ये है कि 1 फरवरी को जाना मंत्रिमंडल, लेकिन 1 फरवरी को ही केंद्र सरकार का अंतरिम बजट जो है वो आ रहा है, तो जाहिर बात है कि उस पर भी कहीं निगाह बना के रखनी होगी, इसलिए नहीं गए होंगे। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी होगी, जो मंत्रणा होती है विधानसभा अध्यक्ष के साथ वो भी होगी। जाहिर बात है काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल जो है वो मंत्रिमंडल का रहने वाला है। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से फिलहाल ये टल गया है अयोध्या दौरा योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों का। लेकिन ये है कि 11 फरवरी को हो सकता है, अभी फिलहाल औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन 11 फरवरी को योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बार फिर से दर्शन करने जा सकते हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर।